नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। इससे पहले जो है हमने न्यायपालिका का पहला भाग देखा था और आज जो है न्यायपालिका का दूसरा भाग मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरे भाग में जो है हम न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, और उसकी शक्तियाँ हैं, इन सभी का जो है उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे यार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ें जो हैं, उच्चतम न्यायालय कह रहा है उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार। तो यानी क्या क्या जो है सुप्रीम कोर्ट का शक्तियाँ हैं और क्या क्या जो है क्षेत्राधिकार है। तो देखते हैं, कह रहा है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यापक शक्ति और क्षेत्राधिकार को उल्लेखित किया गया, यानी संविधान में इसका वर्णन है। तो कह रहा है कि कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं। सबसे पहले जो है क्षेत्राधिकार का हम चर्चा करते हैं वह है मूल क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार। इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार, डीपली जो है इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, पहले एक बार देख लीजिए। इसके बाद जो है फिर अभिलेखीय न्यायालय, ठीक है। इसके बाद जो है न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार, इसके बाद परामर्शी क्षेत्राधिकार यानी सलाह का अधिकार। इसके बाद जो है आगे और भी है कई पॉइंट्स, जैसे कह रहा है संविधान का संरक्षक, सुप्रीम कोर्ट को जो है संविधान का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, ये भी जानेंगे कि किस प्रकार जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। इसके अलावा अन्य शक्तियों के भी बारे में चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते चलते हैं इसे। सबसे पहले हम मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, जो कि अनुच्छेद 131 में यानी संविधान में अनुच्छेद 131 में वर्णित है। ठीक है, कह रहा है इसमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनमें मामले जो है सीधे उच्चतम न्यायालय में आरंभ किया जा सकता है। वे सभी मामले, तो ऐसे कौन कौन से मामले हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मान लीजिए, ऐसे मामले जैसे दो राज्यों का विवाद हो, तो यानी हम कह सकते हैं दो राज्यों का विवाद, राज्य वर्सेस हम कह सकते हैं राज्य। ऐसे मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आरंभ किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है भाई कि ये इस राज्य का मामला और इस राज्य का मामला दोनों के ही अपने अपने हाई कोर्ट है, तो ये अलग अलग अपने अपने हाई कोर्ट में मामला ले जाएंगे। नहीं, ये दो राज्यों का सवाल है, तो ऐसे मामले सीधे जो है कहाँ, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। या ये भी कंडीशन बन सकती है आगे चल के कि मान लीजिए एक राज्य है ना, राज्य वर्सेस भारत सरकार, ऐसा मामला भी आ सकता है। राज्य वर्सेस भारत सरकार, ये भी मामला आ सकता है। तो यह मामले भी जो है डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। या सी में हम ये कह सकते हैं कि कई राज्यों यानी एक राज्यों से अधिक कई राज्यों वर्सेस भारत सरकार, ये भी हम कह सकते हैं, यानी कि एक या एक से अधिक राज्य वर्सेस भारत सरकार। ऐसे भी मामले जो हैं डायरेक्ट जो है कहाँ पर जाएंगे, उच्चतम न्यायालय में। ध्यान देना, ऐसे मामले जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे मामले हैं जो मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर आते हैं। जरा देख लेते हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर आ रहे हैं ये कुछ पॉइंट्स। जैसे कह रहा है कि अंतर्राज्य जल विवाद, यानी जितना भी नदी जल विवाद है, ऐसे केस जो है डायरेक्ट जो है आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार है, संसद है जवाबदेही के रूप में। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वित्त आयोग से संबंधित कोई भी मामला, सरकार जो है हर 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन करता है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे हेतु, तो ऐसे मामले भी जो है डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि केंद्र राज्य के बीच खर्चे या पेंशन का समझौता ये मामला हो तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकता है। अगला कह रहा है केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई की बात, ऐसे मामले भी जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी कि ये मूल अधिकार क्षेत्र के तहत जो है नहीं जा सकते हैं। ठीक है,
अगला देखिए जो कह रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है इसका, अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात कर रहा है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, इसे समझते हैं। अपील का अधिकार, क्या सिर्फ अपील जो है भाई सुप्रीम कोर्ट में ही किया जा सकता है, हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हैं? उनका भी अपीलीय क्षेत्राधिकार है, लेकिन वो हम उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसे मामले जो अक्सर जो है आरंभ तो निचली अदालतों में होते हैं, किंतु इनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी कह रहा है कि इन मामलों का शुरुआत निचली अदालत में तो हो रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो ऐसे जो मामले हैं इन्हें 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 4 वर्गों में। जरा देख लेते हैं कौन कौन से मामले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक मामले में अपील, जो कि अनुच्छेद 132 में उल्लेखित है, ठीक है। संवैधानिक मामलों में अपील अनुच्छेद 132 में उल्लेखित है। इसके तहत कह रहा है कि कोई भी मामला जो संवैधानिक हो, कोई भी मामला जो संवैधानिक हो, उन मामलों में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है। देख रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है। ऐसे जो भी संवैधानिक मामले हैं, ठीक। अगला कह रहा है कि दीवानी मामले, दीवानी मामले में देखिए क्या क्या आ रहा है। दीवानी मामले में देखते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है वे सभी मामले जो सिविल यानी कि दीवानी मामले, क्योंकि यहाँ अभी दीवानी मामला है, जब फौजदारी होगा तो क्रिमिनल केस अलग होगा यानी आपराधिक मामला अलग होगा, ये सिविल है यानी दीवानी मामले हैं, ठीक है। कह रहे इसमें हाई कोर्ट ने अपना अंतिम आदेश दे दिया हो या हाई कोर्ट प्रमाण दे कि इस दीवानी मामले का संबंध जो है सार्वजनिक महत्वता में सारगर्भित है, यानी सार्वजनिक महत्व की चीजें हैं इसमें, और ये कानूनी रूप से जो है काफी महत्वपूर्ण है, कानूनी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। तो इस मामले का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट में होना काफी आवश्यक है, ठीक है। ऐसे दीवानी मामले जो सार्वजनिक हित से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कह रहा है कि इसके तहत संपत्ति के मुकदमे भी शामिल होते हैं, ठीक है, क्योंकि दीवानी है, राजस्व से जुड़ा मामला है तो संपत्ति तो होगा ही, ठीक है। अगला देखिए जो कह रहा है इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट जो इसका कह रहा है फौजदारी वाला मामला, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है फौजदारी या आपराधिक मामले, जो कि अनुच्छेद 134 में वर्णित है, ये भी ध्यान देना है। कह रहा है कि ऐसे मामले यानी हाई कोर्ट के आपराधिक मामले, हाई कोर्ट के आपराधिक मामले जिनमें अपराधी को सजाए मौत दे दी गई है हाई कोर्ट द्वारा, या किसी अधीनस्थ न्यायालय में कैदी पर दोष आरोपित किया गया हो और इसे आधार मानकर हाई कोर्ट ने मौत की सजा दे दी है या अधीनस्थ न्यायालय ने ही दे दी है, ठीक है। तो ऐसे मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाने योग्य हैं, ठीक है। ये देखिए कह भी रहा है कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाने योग्य हैं। तो ये जितने भी मामले हैं, ये सारे मामले, ये सभी आपराधिक मामले सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत जो है अपील किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है विशेष अनुमति द्वारा अपील, जो कि अनुच्छेद 136 में वर्णित है। ये चौथा पॉइंट है, अपीली क्षेत्राधिकार का ये चौथा पॉइंट है। कह रहा है कि किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये विशेष अनुमति की बात है, किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, चाहे वो संवैधानिक मामला हो, दीवानी मामला हो, आपराधिक मामला हो, आयकर मामला हो, या श्रम से जुड़ा हुआ मामला हो, या राजस्व से जुड़ा हो, या फिर वकील इत्यादि से जुड़ा हुआ मामला हो। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना है आपको कि ये जो है किसी से भी संबंधित हो सकता है, ठीक है। इसीलिए तो कह रहा है कि विशेष अनुमति द्वारा अपील है इसमें। फिर कह रहा है कि किसी भी न्यायालय के खिलाफ भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है, और सॉरी यहाँ पर जो है आदि ऐसे होगा, सॉरी, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ध्यान देना बस। यह किसी भी न्यायालय के खिलाफ जो है किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई कोर्ट के खिलाफ ही ऐसा जारी होगा,
अन्य न्यायालयों के खिलाफ भी किया जा सकता है। लेकिन अपवाद के रूप में याद रखिएगा कि सैन्य न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। भाई सेना का जो कोर्ट है वो स्वतंत्र है, वो सैन्य न्यायालय की बातें अलग होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है सैन्य न्यायालय को ये विशेष अनुमति में अपील नहीं की जा सकती है। सेना का मामला अलग है और ये सारे मामले अलग हैं, इसीलिए अपवाद के रूप में सैन्य न्यायालय को छोड़कर, ठीक है। इसके अलावा देखिए कह रहा है ये, इसके तहत कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो है विवेकानुसार एक शक्ति है, उनके स्वयं विवेक की शक्ति है, ठीक है। इस शक्ति को अधिकार के तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट दावा नहीं कर सकता। ये उसके स्वयं विवेक की शक्ति है कि ऐसे मामले जो संवैधानिक हो, दीवानी हो, आपराधिक हो, राजस्व से जुड़ा है, श्रम से जुड़ा हुआ है, वकील इत्यादि से जुड़ा है, ऐसे मामले को डायरेक्ट विशेष अनुमति द्वारा ले या अपील किया गया तो उसकी सुनवाई करे। लेकिन यहां ध्यान रखना ये एक विवेकानुसार उसकी शक्ति है, ठीक है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय को देखिए समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले ये याद रखना है आपको कि ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 129 में वर्णित है। ये इसमें 2 पॉइंट्स किए गए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए और बी। सबसे पहले ए को समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसको जो है एक अभिलेख के तहत यानी रिकॉर्ड के तहत जो है रखा जाएगा, ठीक है। और अन्य अदालत में जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि क्या डिसीजन दे दिया नहीं दिया है, क्योंकि भैया सोच समझ के ही दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं फैसला सुना देता अपना, इसलिए रिकॉर्ड के तौर पे उसे रखा जाएगा। दूसरी बात कह रहा है कि अगर न्यायालय का किसी ने अवमानना कर दिया, अपमान किया न्यायालय का, तो ऐसा करने पर 6 वर्ष का जेल है, ठीक है, 6 वर्ष की जेल और 2000 रुपए जुर्माना है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट देखिए, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अंतर्गत जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सभी को यह अधिकार दिया कि अगर न्यायालय का अवमानना होता है तो आप भी इस पर जो है अवमानना का जुर्माना या सजा दे सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है जो कि अभिलेख न्यायालय से संबंधित है और आपके आगामी परीक्षाओं में पूछता भी है कि अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 129 आपको याद रखना है। क्या क्या बातें दी गई हैं कि अवमानना के विरुद्ध सजा का प्रावधान है, तो हाँ बिल्कुल है, ये ध्यान रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यानी निर्णयों को रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जो है दोस्तों वो है अनुच्छेद 137 में वर्णित है, अनुच्छेद 137 में वर्णित है, ये ध्यान देना है। इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। यानी अगर किसी समय उसने कोई निर्णय दिया हो किसी मुद्दे पर और ऐसा ही मुद्दा भविष्य में आता है उसके पास, तो जरूरी नहीं है कि वो पुराना जो उसने स्टेटमेंट दिया है वही मान के चले, वो अपने निर्णय को बदल भी सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे एक केस था समलैंगिकता वाला। तो जिस समय समलैंगिकता वाला पहली बार गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय जो परिस्थितियां थी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे इग्नोर कर दिया था कि जरूरी नहीं समझा, समाज के लिए ठीक है नहीं है, जरूरी नहीं समझा। लेकिन अभी के परिवेश में समलैंगिकता एक काफी बड़ा प्रश्न बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अच्छे ढंग से समझा और अभी के परिस्थिति के अनुसार ये काफी महत्वपूर्ण बन गया था, जिसके कारण अपने पुराने डिसीजन पर पुनर्विचार करते हुए समलैंगिकता को भी जो है एक न्यायिक अधिकार दिया। काफी महत्वपूर्ण है। तो ये हम कह सकते हैं कि उसने अपने ही निर्णय को बदल दिया। यानी कि अगर वो किसी केस में अपना निर्णय कुछ दे रखा है तो जरूरी नहीं है कि अगले केस में वो अपना निर्णय नहीं बदल सकता है। पुराने जो डिसीजन दिए गए वो बदले जा सकते हैं, इसीलिए उसके पास जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये ध्यान देना है आपको। अगला जो काफी महत्वपूर्ण है वो है परामर्शी क्षेत्राधिकार। इसे भी समझना बहुत जरूरी है। परामर्शी क्षेत्राधिकार कहिए या सलाहिक क्षेत्राधिकार समझिए, सलाह का क्षेत्राधिकार। इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति जो है किसी भी वैधानिक संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं या परामर्श ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को उस वैधानिक संबंध में सलाह दे सकता है। लेकिन
राष्ट्रपति उस सलाह को माने, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसीलिए देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसी वैधानिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यह ध्यान देना है। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 143 में यह वर्णित है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 143 में यह उल्लेखित है, परामर्शी क्षेत्राधिकार। अगला जो है काफी महत्वपूर्ण है, संविधान के संरक्षक के बारे में बताया गया कि भाई संविधान का संरक्षक कौन है। तो बता दें कि संविधान के संरक्षक के तहत यदि देश की कार्यपालिका संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही है, तो इस समय जो है संवैधानिक रूप से जब कार्यपालिका यानी सरकार काम नहीं कर रही है, तब सुप्रीम कोर्ट जो है उस सारे कामों को या लिए गए जितने भी कार्य हैं या कानून है, इन सब को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है। कार्यपालिका अगर संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को या इन कानूनों को या इन कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर देगी। ये अधिकार संवैधानिक संरक्षक के तौर पे, गार्जियन के तौर पे कि हाँ भाई संविधान के गार्डियन हैं हम, संरक्षक हैं, और जब संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो हम सदैव इसकी रक्षा करेंगे। तो एक संरक्षक के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर दिखाया गया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है भाई? मौलिक अधिकारों का, यहां ध्यान देना है आपको कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत, यानी आर्टिकल 32 के तहत, क्योंकि आपको पता है कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट जो है कितने में है? 12 से लेकर 35 में है उल्लेखित, ठीक है, मौलिक अधिकार। और उसमें जो है 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार का बात किया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार के बचाव हेतु 5 प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार का, ठीक है। वो रिट कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। पहला कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, यानी कि हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। उसके बाद कह रहा है कि परमादेश यानी कि मैंडमस, ठीक है। उसके बाद है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, ठीक है। उसके बाद है उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोररी, ठीक है। अगला जो है फिर कह रहा है कि अधिकार परीक्षा यानी कि क्यू वारंटो। जरा इसे भी छोटे छोटे लाइनों में समझ लेते कि है क्या। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है अगर प्रशासनिक रूप से आपको जो है मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, ऐसे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया आपको और कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं दी जा रही है प्रशासन की ओर से जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कहाँ है, नहीं है, ऐसे में उसके परिवार या सगे संबंधी जो है इस हैबियस कॉर्पस के माध्यम से यह सुप्रीम कोर्ट में यह केस लेके जा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल है। और तब जो है सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस के तहत सवाल कर सकता है प्रशासन से कि फलाना व्यक्ति जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है गायब किया गया वो व्यक्ति कहाँ है, उसे पेश किया जाए, मतलब उसे न्यायालय में पेश किया जाए, वो कहाँ है, उसका कुछ अस्तित्व है भी कि नहीं, या गायब कर दिया है तुमने या ख़त्म ही कर दिया उसे। ऐसा केस काफ़ी महत्वपूर्ण केस रहता है। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में जो है ऐसे केस का एक चर्चा आया था, ठीक है। एक फिल्म आई थी, जय भीम करके एक फिल्म आई थी। इस फिल्म में जो है दोस्तों, इस मूवी में हैबियस कॉर्पस का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें जो लीड रोल मतलब हीरो जो हैं वो एक रियल किरदार इसमें निभा रहे हैं, वो जो कि एक समय में एक वकील थे, वकील चंद्रू उनका नाम था, जो कि चेन्नई हाई कोर्ट में आगे चल के जस्टिस चंद्रू यानी जज भी बने थे। ऐसे अधिवक्ता की एक कहानी है जो एक आदिवासी महिला का केस लड़ते हैं, जो वो वकालत के समय अपना मतलब वकालत कर रहे थे उस समय, और उन्होंने जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ही प्रशासन पे सवाल दागे थे कि इस आदिवासी महिला के पति को प्रशासन ने बहुत महीने पहले उठाया था और आज तक जवाब नहीं दिया कि क्या हुआ उसके साथ। तो इस मामले को काफ़ी हाईलाइट किया गया था और ये एक रियल स्टोरी है जो कि जय भीम जैसे फिल्म में अच्छे से दर्शाया गया है। तो हेबियस कॉर्पस का एक बेस्ट उदाहरण है। परमादेश के तहत जो है ये कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मतलब तब ये रिट जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी या सार्वजनिक पदाधिकारी
ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है और उसके इस रवैये से आम जनता का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तब परम आदेश, सुप्रीम कोर्ट परमादेश के तहत जो है उसे रिट जारी करता है। ये उनका परम आदेश है। उसके बाद कह रहा है प्रतिषेध। जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है, ठीक है, कि जो अधीनस्थ न्यायालय वगैरह हैं वो अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार से हटकर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे समय वो उच्च न्यायालय को यह रिट जारी करता है कि भाई इन्हें आदेश दिया जाए कि वे अपने क्षेत्राधिकार तक ही कार्य करें। और उत्प्रेषण में हम ये कह सकते हैं कि यह तब जारी किया जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय वगैरह के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, न्यायिक पदाधिकारी हैं, वह अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं या अपने क्षेत्र से बाहर करने का काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र से बाहर का काम कर रहे हैं, तो इस समय यह जारी किया जाएगा। और लास्टली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अधिकार परीक्षा। ये तब जारी किया जाएगा जब लगे कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक चीज़ों का अधिग्रहण कर रहा है और मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो ऐसे समय में अधिकार परीक्षा लेख सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाएगा। तो ये कुल 5 प्रकार के रिट हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाएगा। इसके अलावा आगे देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण आगे भी है, उनकी अन्य शक्तियों के बारे में। अन्य शक्तियों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद हो गया है तो उसका निपटारा जो है कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। ठीक है, निर्वाचन संबंधी निपटारा होगा। इसके अलावा कह रहा है कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे या उनके सदस्य होंगे, उनके व्यवहार और आचरण की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, और यदि उसे लगता है कि संवैधानिक उल्लंघन किया है इन्होंने, तो वे राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि इन्हें पद से हटाया जाए, और तब राष्ट्रपति जो है इन्हें पद से हटाते हैं। इसके अलावा जो है अगर हाई कोर्ट में कोई लंबित मामला है, पेंडिंग मामले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उन पेंडिंग मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। ये भी इसकी एक अन्य शक्तियों का उदाहरण है। इसके अलावा कह रहा है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जो है मामले को भिजवा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो और भी अधिकार हैं इसके। कह रहा है कि यह संविधान का इकलौता व्याख्याता है। ठीक है, व्याख्या करने वाला ये इकलौता ऐसा न्यायालय है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला माना जाएगा। तो अगर सवाल पूछा जाए कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किस न्यायालय को है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट सभी देश की सभी न्यायिक क्रियाकलापों पर जो है अपना नियंत्रण रखता है। अभी भी इसका एक उदाहरण देख सकते हो कि जो कर्नाटक वगैरह में जो हिजाब मामला उठा था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी नज़र इस मामले पर बनी हुई है, सही वक्त आने पर जो है हम इसमें अपना इंटरफेयर दिखाएंगे। इसका मतलब ये सही है कि न्यायिक मामले जितने भी हैं या जितने भी न्याय से जुड़े मामले, सब पर नज़र सुप्रीम कोर्ट बना के रखता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां थे न्यायपालिका के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग जो है इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ये न्यायपालिका का दूसरा वीडियो आज कंप्लीट हो गया है, और अगर आपने पहला वीडियो ठीक तरीके से नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, समझ लीजिए, उससे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपके जो है आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय संविधान का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यायपालिका, तो इसे मिस मत कीजिएगा। और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। और प्लीज़ गाइज आप लोग जो है थोड़ा चैनल को यार सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाया करो। एक लाइक एक सब्सक्राइब बनता है, इतनी मेहनत आप लोग के लिए की जा रही है। और आप लोग जो है वीडियो रेगुलर देखते रहिए, अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए। मैं रेगुलर वीडियोज़ लाते रहूँगा। धन्यवाद।